evening, everybody. I'm very happy to meet you in this evening, on the 1st May, the Labor Day of the world, of course. I've been thinking of meeting you for a long time and share my experience on becoming how I became an entrepreneur, as well as how I created large number of entrepreneurs. थोड़ी देर हो गई है आपसे मिलने में, तो मुझे पता नहीं है कितने लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शायद 2-5 मिनट हम इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे ज्यादा बात करेंगे। बताइए कैसा चल रहा है ये लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा चल रहा है खाना पीना, उसके बाद चल रहा है आराम करना, और उसके बाद चल रहा है फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना। इसके अलावा मुझे बताइए कि लॉकडाउन में हम और क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा मेरी बात सुनने के लिए आपके पास पूरा टाइम होगा, क्योंकि और कुछ करना नहीं है इस समय। शायद एक कप चाय के साथ हम थोड़ी बातें आज करेंगे। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो मुझे जरूर आप टाइप करके बताइएगा, तो मैं उसका जवाब दूंगी। कोई क्वेश्चन हो, कहीं आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आज का दिन हमने जानबूझ के नहीं चुना है। हमने सोचा था कि 1 मई को शुरू करते हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि सबके पास पहुंचना मुश्किल है। अगर आप मुझे दुबई बुलाते हो तो मैं दुबई चली जाती हूँ, आप मुझे दिल्ली बुलाते हो तो मैं दिल्ली चली जाती हूँ, आप मुझे दरभंगा बुलाते हो तो वहां चली जाती हूँ, दसकोई में बुलाते हो तो मैं वहां चली जाती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है सब जगह जाना, तो हमने सोचा ये बड़ा अच्छा तरीका होगा कि हम घर पे बैठे आपके साथ घर पर बैठ के ही बात करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब हम कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं। There are few people who are already there. I'm sure that I can begin sharing my experiences, जो आज का मैंने टॉपिक दिया है। Sharing my experiences of 33 years on becoming an entrepreneur, remaining an entrepreneur, and developing thousands and thousands of more entrepreneurs. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एक बड़ा नया शब्द है। आज तक इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। हम कहते थे SSI यूनिट, माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट, स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट, मीडियम एंटरप्राइज यूनिट वगैरह करके बात करते थे। लेकिन उसके पीछे चलाने वाले लोग कौन है, उसके पीछे कौन होता है, इसके बारे में बहुत कम बातें हुई। मुझे नहीं पता है मुझे अंग्रेजी में बोलना है या हिंदी में बोलना है। तो मैं अंग्रेजी में बोल रही थी, मुझे किसी ने बोला कि थोड़ा हिंदी बोलिए, तो मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी बोलूंगी तो चलेगा। कहोगे तो बंगाली और उर्दू भी बोल दूंगी, लेकिन अगर 2 भाषा में हम सीमित करें तो ज्यादा अच्छा। ये मेरी 35 साल की जर्नी की बात है, जिसमें मैंने मेरे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए। और उससे पहले की थोड़ी सी कहानी है, जिसमें मैं एज ए महिला एंटरप्रेन्योर, एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर, आई बिकेम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कुछ साल तो ना कहूँ, 4 दायका बोलूं, 4 decades have just finished like this, and I think I still have a work to be done for another 400 decades, because ये जिस काम के लिए मैं हूँ, जिस काम को मैं कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये काम इसलिए जरूरी हो गया है कि ये हमारी रूढ़िचुस्त मान्यता रही है
कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, जिसके घर में माता पिता एंटरप्रेन्योर है उसके बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। और या तो फिर गांव में जो बहुत गरीब है या शहर में जो बहुत गरीब है वो छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, क्योंकि उन्हें दो दो धागों को इकट्ठा करना, दो धागों के सिरों को इकट्ठा करना, घर चलाना है, जिंदगी चलानी है। जो कभी एंटरप्रेन्योरशिप की कैपेबिलिटी कैटेगरी में नहीं आते, जिसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में इनकम जनरेशन के लोग कहे जाते। लेकिन इसीलिए मैं आज के दिन अपनी कहानी शेयर करना चाहूंगी कि कैसे हमारे ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आज हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगे। ये कहानी शुरू हुई है 80 की शुरुआत में, रादर कहूं कि 70 के आखिरी दायकों में, जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करें। मैं सबसे पहले तो याद करना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आज बात करना क्यों जरूरी है। ये तो इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस कि मैं लेबर डे के दिन इस बात के बारे में बात करती हूँ। लेबर डे अब तो यहाँ नहीं मनाया जाता है, लेकिन इसलिए मनाया जाता था कि जितने दुनिया के लेबरर्स हैं उसके लिए भी एक दिन होना चाहिए। महिला दिन मना रहे हैं, धीरे धीरे पुरुषों के दिन भी मनाए जाएंगे, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, इसलिए तो लेबर डे भी पहले मनाते हैं। और मैं यहाँ कहूंगी कि लेबर डे अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज इकट्ठी होती है तो सारे लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर मीडियम इंडस्ट्रीज आती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लार्ज इंडस्ट्रीज आती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसलिए आज का दिन मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर मैं कहूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक व्यक्ति, वुमन या मैन आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट ए पर्सन इज हिज और हर बॉस। वो खुद का बॉस होता है, खुद का मालिक होता है, खुद का काम करता है, खुद का बिजनेस करता है और अपना प्रॉफिट करता है। अगर आपको मैं पूछूं कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या अगर पैसों कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, तो दो तरह से करते हैं। एक तो किसी और के लिए करते हैं, नौकरी करते हैं, या तो खुद अपने लिए काम करते हैं। ये दो ही चीज हो सकती है। और जो कुछ भी किसी के लिए भी काम नहीं करते वो अनएम्प्लॉयड। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की महिलाएं उसमें आती हैं कि जो इकोनॉमिक के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ मुझे कोई ये नहीं कहना कि भाई महिलाएं 24 घंटा घर का काम करती है, अगर उनको पैसे दिए जाए तो सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगी जिसमें बिजनेस की बात करूँ, जिसमें काम करो और पैसे कमाओ, इसकी बात करूँ। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये कह सकूंगी कि जो कम पढ़े हुए लोग हैं, जिनके अपने खेत मजदूर है, जिनकी खेती है, अगर एग्री इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सब में जो कम पढ़े लिखे हैं वो मजदूर है, लेबर है, मजदूरी करते हैं। वो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए मुझे हमेशा खटकता है कि अनफॉर्चुनेटली 70 सालों के बाद भी हम उन्हें अभी तक ज्यादा स्किल्ड नहीं बना सकते, न पढ़ाई में न या किसी स्किल में, और वो मजदूर है। दूसरे ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्किल्स है, जैसे प्लम्बिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, छोटी मोटी स्किल्स, या तो मशीन को रिपेयर करना या इलेक्ट्रिक रिपेयर्स, तो वो बन जाते हैं स्किल्ड वर्कर्स। और तीसरे होते हैं जो कुछ पढ़े लिखे हैं
जो क्लर्क से लेके ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीईओ तरह तक की काम करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, लेबर, स्किल लेबर्स और मैनेजर्स। उसमें आ गए सारे प्रोफेशनल, डॉक्टर भी ले लो, बैंकर भी ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ले लो, टीचर भी ले लो, प्रिंसिपल भी ले लो, सारे प्रोफेशनल्स और जो किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। अगर हम दूसरा भाग देखें इकोनॉमी का, तो वो होता है जो खुद अपने आप कुछ करते हैं। हमारे ट्रेडर्स ले लीजिए, दुकानदार ले लीजिए, सर्विस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, होटल ले लीजिए, रेस्टोरेंट ले लीजिए, पेट्रोल पंप वाले ले लीजिए, किसी भी बंदे को ले लीजिए, और इंडस्ट्रीज। मेरे पहनने की माला जिसने बनाई, मेरी घड़ी जिसने बनाई, मेरी टिप जिसने बनाई, मेरे चश्मे जिसने बनाए, तो ये सारे है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने आप बिजनेस करने वाले लोग। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में ये बहुत सारे बिजनेस वाले हैं जो अपना देश चला रहे हैं। मैं जब दूसरे देशों में जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ सारी इम्पोर्ट होके आती है, जब हमारे यहाँ सारी चीजें हम खुद बनाते हैं और खुद उपयोग करते हैं। बहुत सालों तक तो ये रहा था, अब कुछ चेंज हुआ है जिसके बारे में बात करें। तो ये है हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स। और जब ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो हमने देखा कि भाई entrepreneurs are born, so they will be able to create large number of entrepreneurs, and our country will be the best employed, best economically developed country in the world. Unfortunately, that is not happening. Why? Because our socialization pattern, our institutional pattern, school ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सब ये कहते हैं पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, ट्यूशन करो, ट्यूशन में जाओ, मार्क्स ले लो और सबसे अच्छी नौकरी ढूंढो। अगर यहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो बंबई चले जाओ, बंबई नहीं मिलती तो दिल्ली चले जाओ, दिल्ली नहीं मिलती है तो अमेरिका चले जाओ, वहां अगर वीजा नहीं मिलता है तो यूके चले जाओ, वहां नौकरी नहीं मिलती तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं नहीं मिलती तो न्यूजीलैंड तक चले जाओ। दैट मीन्स हम हमारे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि पढ़ो, बहुत पढ़ो, लिखो और किसी के लिए नौकरी करो। अब यहाँ पे मेरा इंटरवेंशन शुरू होता है। मैं ये कहती हूँ कि जब सोशलाइजेशन पैटर्न, जब एजुकेशन पैटर्न सिर्फ पढ़ाई और नौकरी की बात करेगी तो नौकरी देने वाला कहाँ से आए? जितने नौकरी लेने वाले हैं उतने देने वाले नहीं हैं, तभी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाऊँ, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। शहरों में भी है, गांव में तो बहुत ज्यादा है। सारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्कूटर चला लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं, लेबरर बन जाते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात इसलिए आती है, उन जमाने में मैंने ये काम शुरू किया जब मैंने सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द नीड ऑफ द डे। और हमने सोचा कि एंटरप्रेन्योर अपने आप तो बनते नहीं है, देखिए हमारे देश का पॉपुलेशन कितना बड़ा हो गया, फिर भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाए। हमने एक स्टडी किया, एक फोर्ड फाउंडेशन नाम की अमेरिकन एजेंसी थी, उन्होंने स्टडी किया कि लेट अस डू अ स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। ये पता चला कि कुछ है वो एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड गुजर गए इसलिए कोई महिला एंटरप्रेन्योर बन गई, फादर गुजरे तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया, या तो फिर कहीं से कोई छोटा सा बिजनेस था वो हाथ लग गया इसलिए एंटरप्रेन्योर बन गया। दूसरा ऐसा था कि जो अपॉर्चुनिटी देख के एंटरप्रेन्योर बन गए,
कि भाई कैलकाटा में कलकत्ती साड़ियां बहुत अच्छी मिलती है, गुजरात में ला के बेची जाए, सूरत की साड़ियों को राजकोट में बेचा जाए। इस तरह से एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग में आ गए कि भाई मोरबी में बहुत सारा मटेरियल बनता है, हम जाके उसको दूसरी जगह बेचे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और लोगों ने बेचना शुरू। और थर्ड कैटेगरी जब हमने देखी कि जो एंटरप्रेन्योर बने थे उसमें से कोई प्लान्ड एंटरप्रेन्योर था या नहीं। Did anybody plan to become an entrepreneur? And it was realized that rarely anybody planned to become. It was at that time that Government of India came with a various kind of small industries development policies, programs, schemes कि भाई टेक्निकल हो 100% लोन ले जाओ और अपनी इंडस्ट्री लगाओ, अगर इंजीनियरिंग पढ़े हो तो ले जाओ लोन और इंडस्ट्री लगाओ। These are the innovative activities in our country। और 80s के सालों में हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था ताकि लार्ज इंडस्ट्रीज उसमें ना जाए और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और आपको कहना चाहूंगी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर हमारे देश का, अगर हम टोटल इंडस्ट्रियल अगर हम पूरा टोटल इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए स्मॉल इंडस्ट्रीज का तो वो 40% है। यानी सोचिए हमारे देश के इंडस्ट्री वैल्यू जो है उसमें 40% स्मॉल इंडस्ट्रीज की है और उसमें से टोटल एक्सपोर्ट में 35% एसएसआई स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले एक्सपोर्ट करते हैं। और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 100,000 रुपीज का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है और वो एक इंडस्ट्री 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और तब सोचा कि अगर ये पढ़ाया जाए, ये सिखाया जाए, इसको बनाया जाए तो कैसा है। और मैंने ये काम शुरू किया और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि पिछले 33 सालों से ये काम मैं करती आ रही हूँ। एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर डेवलपमेंट। जो नाम से ही बताता है कि ये एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, उसी में करियर बनाने की बात है। और एक एंटरप्रेन्योर मैं बनाती हूँ तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, बहुत लोगों की करियर बनती है। तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर डेवलपमेंट की स्थापना जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे पढ़ाया जाए ये सिखाया गया। ये उन दिनों की बात है जब कोई किताबें नहीं, there were no books available to teach entrepreneurship. There was nothing to be taught how to select a product, how to prepare the business plan, how to apply for the loans, how to calculate my productivity वगैरह वगैरह। बहुत मुश्किल काम था। लेकिन 83-84 में को फाउंडेशन का स्टडी हुआ कि भाई यहाँ तो प्लान एंटरप्रेन्योर नहीं है, प्लान एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हमें उनको पढ़ाना चाहिए। जब हमने यूनिवर्सिटी स्कूल की तपास की, उनसे जब हमने जाके पूछा तो पता चला कि वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता नहीं। आज की बात नहीं करें, मैं ऐसी बात कर रही हूँ व्हेन इट वाज नॉट देयर। तो ये जर्नी शुरू हुई, कोर्स का डेवलपमेंट हुआ, करिकुलम बनाया गया कि इसे हम कैसे पढ़ें। तो देखिए अगर मुझे गाड़ी चलाना सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊंगी कि देखो ये गियर है, स्टीयरिंग व्हील है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, इस पे पैर रखो, इस पे हाथ रखो, इसको ऐसे चला। तो नॉलेज दिया और उसे चलाने की स्किल्स और उसके बाद रोड पे चलाने भेजा ताकि एक्सपर्टीज आए और वो उसको चला सके। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की जब करिकुलम की बात है, then I studied a large number of industries, small industries, micro industries, medium industries, और ये पता चला कि उसके बेसिक सिखाया जाए तो एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जैसे हमको 12, 13, 14 लिखना है तो हमको 1, 2, 3, 4 लिखना आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 to 1 to 10 सीख लेते हैं तो उसके आगे हम सब कुछ लिख सकते हैं। इससे बेसिक हमें करना था। तो मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया जो 12 का था, जिसके अंदर ये करिकुलम में सिखाया जाता था कि
आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस वालों से जाके मैंने पूछा कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कैसे सीखना। मैंने बिजनेस वालों से बात की, प्लस मैं खुद एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो उनसे पता लगा के कि भाई सबसे पहले तो किसी को भी बिजनेस करना है तो उसको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होती है। प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए, प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो मार्केट में बिके। ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है, दुनिया ने किसी ने नहीं दी है, ऐसी प्रोडक्ट हम सिखा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिमांड का है, उसको कौन खरीदेगा। तो हमने सबसे पहले एक बनाया जिसके अंदर प्रोडक्ट कैसे पसंद किया जाता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप क्या बनाओगे, चश्मा बनाओगे, पेंसिल बनाओगे, कंप्यूटर बनाओगे, टेबल बनाओगे, कुर्सी बनाओगे, क्या बनाओगे और कैसे बनाओगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन लो। तो ये हमने सबसे पहले सिखाया कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। और अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की बात आती है तो दूसरी बात आती है कि कैसे हम मार्केट में जाके पता लगाए कि ये सही प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये भी सिखाया कि मार्केट को कैसे स्टडी किया जाता है। और ये सिखाने के बाद हमने उनको सिखाया कि आप अब प्रोडक्ट कैसे पसंद करोगे। तो वो प्रोडक्ट पसंद करने के लिए कितने पैसे की लागत होगी, हाउ मच मनी यू विल इन्वेस्ट, वेयर विल यू गेट दिस मनी। और अगर किसी से लोन लेना, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो आपको उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। तो हमने ये सिखाया कि प्रोजेक्ट लिखा जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना यानी कि पूरे पेपर पे लिख के आपका प्रोग्राम लिख दो, ताकि जो पेपर पे लिखा है 2 साल के बाद ही आपको रिजल्ट लिखा है। तो बिजनेस प्लान बनाना सिखाया, मार्केटिंग सिखाया, परचेजिंग सिखाया, सारे इनपुट्स को डाल के हमने एक मॉड्यूल तैयार किया। तो आपको जान के खुशी होगी, इस मॉड्यूल को जो 12 वीक्स में पार्ट टाइम सिखाया जाता है, अभी छोटा होके 3 वीक का हो गया है, और कहीं कहीं तो हम 10 दिन में भी ये चलाते हैं। और अगर हमारे लोग मोटिवेटेड है तो 7 दिन में ही हम ये प्रोग्राम सिखा सकते। तो ये करिकुलम सिखाया। उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैंने जब सबसे पहले ये प्रोग्राम किया तो केमिकल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया, फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया, फिर जनरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया, फिर टेक्सटाइल, मतलब जो कोई नहीं था उसमें से केमिकल में जाना था उनके लिए किया, इलेक्ट्रिकल में जाना था उनके लिए किया, टेक्सटाइल बिजनेसेस में जाना था उनके लिए प्रोग्राम चलाया, और कुछ जनरल चलाए कि भाई मुझे तो अलग अलग बिजनेस करना। और ये आपको जान के खुशी होगी कि हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जो रिजल्ट आए, 100 एंटरप्रेन्योर्स में 80 एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस शुरू किए, और आज 2020 में उसमें से 18 businesses are still growing and they have become the large and medium scale industries. ये ग्रोथ की बात है। ये इसलिए हुआ कि हमने सिखाया। हमने एक दूसरा स्टडी किया कि जिसको ना पढ़ाया जाए वो एंटरप्रेन्योर बने, और जिसको पढ़ाया जाए वो एंटरप्रेन्योर बने। तो हमने देखा कि जिनको पढ़ाया जाए वो नहीं पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर से 50% जल्दी बिजनेस लगाते हैं। In implementing the business, they are faster in making their profits. They are quick in reaching out to their break-even levels, etc. तो इस मॉडल को लेके गुजरात सरकार ने एक दूसरी बार मुझे बुलाया, कहा कि अब आप विमेन एंटरप्रेन्योर का एक प्रोग्राम करें। भाई विमेन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमारे देश में अभी तक ट्रेडिशनली विमेन आर नॉट सीन एज एन एंटरप्रेन्योर। अलग है कि किरण मजूमदार हो गई, कोई 2 और जन हो गए, लाल भाई ग्रुप में एक महिला ने कर लिया, या पारुबेन हो गई, ऐसे 1-2 एंटरप्रेन्योर तो बन गए। लेकिन अगर हम पूरी महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले आना चाहते हैं तो चैलेंज आया। मैंने कहा ठीक है, मैं महिला हूँ तो मैं बस सिखाती हूँ, और मैंने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम की शुरुआत की। I was the first person to begin to women entrepreneurship. I would like to share that some questions have come, and shall we have a discussion? क्योंकि कहा जाता है कि listening is more painful than speaking. तो आप सुने ही जा रहे हो मेरी बात,
तो मुझे बताइए कि क्या पूछना चाहोगे आप? पहला क्वेश्चन ये है दैट लॉकडाउन के बाद काफी लोगों के जॉब खतरे में आ रहे हैं, तो अगर ये सिचुएशन रहा और पूरा देश और दुनिया स्थिति में रही, तो क्या उन सबको भी लेके अपना बिजनेस चालू करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लॉकडाउन में तो जो एंटरप्रेन्योर है वो भी रो रहे हैं कि हमारे पास कोई खरीदने नहीं है एक्सेप्ट सब्जी वाला, दूध वाला और किराना वाला। मेरे सारे ज्वेलर मैडम कोई खरीदने नहीं आ रहा है। मेरे टेक्सटाइल के एंटरप्रेन्योर कहते हैं मैडम कोई नहीं आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लॉकडाउन की है ये नहीं मान लेना। अब लॉकडाउन में है, जॉब चले गए, इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, और लॉकडाउन की परिस्थिति में एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट पॉसिबल। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति में एंटरप्रेन्योरशिप बनने का सपना देखना बिल्कुल पॉसिबल है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली पॉसिबल, इट इज नॉट इन आइसोलेशन। इन लॉकडाउन वी आर ऑल इन आइसोलेशन। मेरी बेटियां भी मुझसे 10 फीट दूर रहती, नहीं मैम, मम्मी दूर रहो दूर रहो। इस आइसोलेशन में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पॉसिबल। एंटरप्रेन्योरशिप को इंटरैक्शन चाहिए जिनके साथ, लोगों के साथ, बाजार के साथ, फाइनेंस के साथ, सपोर्ट के साथ। इसलिए लॉकडाउन में अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो सोच जरूर सकते हो, और उसमें जरूर अपने दिमाग से सोचिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं क्या बिजनेस करूंगा या करूंगा, और उसके लिए कैसी प्रोडक्ट पसंद करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में बिल्कुल बात कर सकते हैं। और मैं आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट लाके रख सकती हूँ। आपको लॉकडाउन पीरियड में अगर टाइम है तो हम लोग बैठ के चर्चा करके सीख के ये भी पसंद कर लेंगे कि भाई 10 प्रोडक्ट हमने पसंद की, उसका मार्केट सर्वे करेंगे। कैसे मार्केट सर्वे करना है वो भी मैं सिखा सकती हूँ हमारे के द्वारा, हमारे सेशन के द्वारा। और लॉकडाउन पीरियड में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना जरूर देखिए, और लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद की अपॉर्चुनिटी की बात। या मैं कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन पीरियड में भी हमने, जो मैंने कहा कि पिछले 35 सालों में 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं, उसमें हमारी राजस्थान की महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं, गुजरात में दसकोई तालुका की महिलाएं आज दिन के हजार मास्क बनाती हैं और बेचती हैं। आज लॉकडाउन पीरियड में, और दिन के 300 रुपया 400 रुपया गांव की महिलाएं कमा रही। 400 रुपया दिन के, यानी महीने के 10,000 रुपये। 4 दिन छुट्टी के दे देना उनको भी, लेबर डे के दिन छुट्टी देने का तो हमें सोचना ही पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन के वक्त की अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन के वक्त की अपॉर्चुनिटी क्या आ गई, कैसे मास्क पहनना है, कैसे हाथ धोने के साबुन बनाने हैं, कैसे स्टरीलाइजेशन करना, सैनिटाइजेशन करना है। स्टरीलाइजेशन की बात नहीं करूंगी अभी, सैनिटाइजेशन करना है। ये अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन गई क्योंकि हम सारे आइसोलेशन में। तो ये आपका जवाब मैं ये कहूंगी कि अभी आप जरूर सोचिए लॉकडाउन पीरियड में कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, और इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। अगर छोटे पैसे हैं तो छोटे एंटरप्रेन्योर बनो, बड़े पैसे हैं तो बड़े एंटरप्रेन्योर बनो। बड़े यानी बड़े किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आप अपना बिजनेस शुरू करता है। अकेला अगर शुरू करता है या अकेली शुरू करती है उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और अगर बिजनेस बढ़ गया, एक मशीन के, मेरे पास 3 मशीन आ गए तो मैंने 3 लोगों को रख दिया, तो मैं एंटरप्रेन्योर बन गई, को मैंने जॉब में रख लिया, तो 10 को रख लिया। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं वो एक से लेके हजारों लाखों लोगों को एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट देते हैं। या मैं कहूंगी कि मैं ऐसे सिटी में जन्म लेके आई हूँ कि वहां लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मेरा बर्थ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट इन जमशेदपुर, टाटा जिन्होंने स्टील कंपनी वहां लगाई है, और मेरे फादर टाटा कंपनी में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेके अंत में स्मॉल सीनियर एग्जीक्यूटिव तक काम करके रिटायर हुए। मैंने मेरी जिंदगी में सबको जॉब करते ही देखा, और मेरे दिमाग में भी हमेशा यही था कि अरे वाह, जॉब ही करना चाहिए। और जमशेदपुर का जॉब काफी चैलेंजिंग था क्योंकि टेक्निकल था,
तो वहां 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जमशेदजी टाटा काम शुरू करते हैं तो 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर मैं काम शुरू करती हूँ तो शायद 1 लोग को भी, लेकिन at that we are contributing in the employment generation of the country, and that is what I really want our youth to achieve, our women to achieve, our men to achieve, our country to achieve. I do not want my country engineers to go abroad and work for others. Work for yourself. हमारे गांव में, हमारे जिलों में कहीं इंडस्ट्रीज नहीं, हम ऐसे गांव में काम कर रहे हैं जहाँ एक भी बिजनेस नहीं है, चाय की दुकान भी नहीं है, वहां हमने 35-35, 40-40 बिजनेस लगवाए। तो मेरा ये अपील है कि हम एम्प्लॉय को जनरेट करें और एम्प्लॉयर्स बने। सवाल एक और आ रहा है, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। कोलकाता में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ टीचर बहुत कम इनकम में कर रहे हैं काम, तो वो ऐसे छोटे गांव के टीचर की इनकम कैसे बढ़ाएं? देखिए, एक सवाल ये है कि कोल्हापुर में एक छोटा सा गांव है, वहां बहुत सारी टीचर्स हैं, एंड ऑल दोस टीचर्स आर हैविंग अ वेरी लिटिल इनकम, एंड इफ वी वांट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ वुमेन, उनको क्या किया जाए, उनको कैसे एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। देखिए भाई और बहन, ये मशीन नहीं है कि मैं आपको उसमें डालूंगी और आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। ये है एक मानसिक सोच, एक मेंटल थॉट प्रोसेस। ये कहा जाता है कि everybody cannot dance, everybody cannot sing, everybody cannot become an entrepreneur, but anybody can become who has desire to be on her own or on his own. सवाल ये है कि मुझे नौकरी करनी है, बड़ा कंफर्टेबल है कंडीशन, मुझे पढ़ाना है, 7 बजे से 12 बजे तक काम करना है, घर जाके आराम करना है, 1 तारीख को मुझे मेरी सैलरी चाहिए। That applies to everybody who is employed anywhere, whether he is a bank manager or an executive or in a corporate production manager or whoever it is. They are very comfortable. 9 बजे जाना है, 5 बजे वापस आना है, जो कहा जाए वो काम करना है और 1 तारीख को पैसे लेके बाहर जाना है। That is what we are mentally designed for. अब सवाल ये आता है कि कॉर्पोरेट अगर सक्सेसफुल होता है, या स्कूल का काम सक्सेसफुल होता है, या बिजनेस किसी और कंपनी का काम सक्सेसफुल होता है, या उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। इसलिए इस माइंडसेट को हटाना है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है छोटा सा काम करना, पगार बहुत ज्यादा चाहिए, काम बहुत छोटा सा करना। तो इस मेंटल स्टेट बदलते ही आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम उसका अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी मुझे और आगे बढ़ना है, आज मैं यहाँ हूँ, उससे ज्यादा मुझे आगे बढ़ना है, उस मोटिवेशन को जब हम बढ़ावा देते हैं तो उसे अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं, और उस अचीवमेंट मोटिवेशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हर व्यक्ति अचीवमेंट में जाता है, तो मुझे ये कहना है कि कोयंबटूर की महिलाएं अगर इस मेंटल स्टेट से गुजर रही है कि दे हैव टू बिकम मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड, दे हैव टू अर्न मोर, they can become an entrepreneur. That is the first step. Desire to become an entrepreneur is first step towards becoming an entrepreneur. मैम के लिए एक और सवाल आया है। MSME sector contributes at least 30% of the GDP post Corona. What should be the government's revival plan considering the serious negative impact? How long do you see the situation will continue, and when do you think that the things will ease? What message do you have for small women entrepreneurs who are doing small businesses from their house but not unable to continue? What are the new business avenues that you think will open up once the COVID situation is over? बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक साथ लगा दिए हैं। I need that again. मैम पहला सवाल ये है कि MSME सेक्टर contributes at least 30% to GDP. ये कोरोना में गवर्नमेंट का रिवाइवल प्लान क्या होना चाहिए ये पोस्ट कोरोना दुनिया में?
रिवाइवल प्लान बिजनेसेस तो चल रहे थे, एक दिन अचानक हमने सोचा कि अरे भाई मर जाएंगे, वी आर गोइंग टू डाई, सो लेट्स स्टॉप गोइंग आउट, stop keeping people away, let us stop keeping people away from this danger of death, fear of death. तो ये कोई इकोनॉमी बंद नहीं हो गई, ये टेम्पररी लॉकडाउन है, अंडरस्टैंड, लॉकडाउन। तो इसमें हम काम करें तो नहीं पॉसिबल है। मेरे एंटरप्रेन्योर्स है जो करना चाहते हैं लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम करेंगे। मेरे एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जो हमारे साथ बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट सारे जमा हो गए हैं फैक्ट्री में, मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। तो ये लॉकडाउन पीरियड में तो बिजनेसेस लॉकडाउन ही रहेंगे, प्रोवाइडेड आप घर पे बैठ के स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए, आप नई प्रोडक्ट्स सोचिए, आप नए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सोचिए, ये हम बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन में इससे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर ज्यादा नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्रीज को सरकार ने अभी खोलना शुरू किया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, नेसेसरी इंडस्ट्रीज, वो सब काम कर रहे हैं। जिन्होंने बहुत सारे वेंटिलेटर्स बनाए, वो बनाए इस लॉकडाउन पीरियड में। तो लॉकडाउन पीरियड को हमें बहुत समझने की जरूरत है कि जहाँ इंडस्ट्रीज बंद होगी, काम बंद होगा, तो हमें उसको सस्टेन करना है। हाँ, मुश्किलें जरूर आएंगी, लोगों को नौकरी के लिए पैसे पगार देने में मुश्किल होगी, इन सब में सरकार को बिल्कुल सोचना है। भाई अगर 3 महीने तक मैं आधा आधा पगार दूंगी तो चलेगा, ऐसा नहीं कि लेबर है वो सीधे कोर्ट में चले जाए कि हमें पैसे मिले हैं। ये सारी चीजें सरकार जरूर सोच रही है और बहुत अच्छी स्कीम्स के साथ सरकार बाहर आएगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। मैम एक और सवाल है, ये सिचुएशन में जो भी स्मॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं जो घर से चल रहे हैं और वो इस वक्त स्थगित हो गए हैं, तो इनके लिए आपका क्या कहना है कि उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। ये these women who are small entrepreneurs running their businesses from home या मेल और मेल, इनको इस वक्त कैसे उसको एक्सपैंड करना है। बिकॉज देखिए, ये समझिए कि इस टाइम पे डिमांड कम नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन लोगों ने खरीदने का पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बाहर जाने का मौका नहीं है। तो जब ये खत्म होगा तब अपने आप दुनिया फिर चलेगी। हमारे यहाँ जब प्लेग हुआ था उस वक्त ऐसा ही हुआ, वर्ल्ड ओवर प्लेग हुआ था तो ऐसा ही हुआ था, वर्ल्ड वॉर तो ऐसा ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये पिकअप करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, अगर आप हीरे की ज्वेलरी बनाते हैं तो शायद वो तुरंत ना बिके, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, लोगों को खाना खाने जाना है तो वो जरूर जाए। अगर आप जीवन जरूरियात की चीजें बनाते हैं तो उसके लिए आपको जरूर बिजनेस आपका चलेगा। तो जो घर पे बैठ के बिजनेस कर रहे थे, अभी तो घर पे ही बैठना है, लेकिन मैं कहूंगी इस वक्त नई बात सोचिए। अपने बिजनेस को जैसे ही ये खत्म होगा तो हम कैसे एक्सपैंड करेंगे इसके बारे में सोचिए। आप कहोगे तो हम एक बार आएंगे और ऐसी बात करेंगे कि भाई किस तरह के बिजनेस घर में है और किस तरह के नए बिजनेस को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप बिल्कुल टाइम लगा के उस पे काम, उसको कैसे कॉस्टिंग करना, कितना प्रॉफिट लेना। मेरे घर के बिजनेस में मुझे प्रॉफिट तो 10% ही मिलता है, मुझे प्रॉफिट 20% लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बिजनेस बहुत टेक्निकल है, इसे कैसे सोचना है, मुझे ये सोचने में वक्त लगाइए, उसे सीखने का मौका लीजिए। और मैं आज लाइव इसलिए आई हूँ कि मैं चाहूंगी कि मेरे 33 सालों के अनुभव में लाखों एंटरप्रेन्योर्स को मैंने तैयार किए हैं, उनके अनुभव से अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं और आपके बिजनेस में बढ़ सके, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हिना मैम, कृष्णा जी का ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सेल्स चैनल ऐसी सिनेरियो में हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं बेनिफिट, और आपका क्या सोचना है उसके बारे में। ऑनलाइन चैलेंज के बारे में मैं कहूँगी बहुत मैक्सिमाइज कर सकते, लेकिन आपको अगेन उसका भी कंपटीशन बहुत ही है। आप जितने पैसे
डिलीवरी होगी, उससे कम पैसे में अमेजोन बेचेगी, उससे कम पैसे में कोई और कंपनी बेचेगी। तो आपको उसका भी मार्केट सर्वे करना है कि भाई अभी ऑनलाइन कौन कौन है हमारे कंपटीशन में, किस भाव से बेचते हैं। अगर ये चश्मा अगर वो 1000 रुपये में बेचते हैं तो कितने पैसे में, मैं 1200 रुपये में बेचूंगा तो ऑनलाइन में मैं नहीं टिक सकूंगा या टिक सकूंगा। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए भी आपको मार्केट सर्वे करना जरूरी है, ऑनलाइन मार्केट सर्वे करना है और किस तरह से उसका कॉस्ट है। अब सवाल ये आता है कि जब हम रिटेल में बेचते हैं तो हम काफी पैसे ले लेके बेचते हैं। आज हमने लौकी खरीदी तो उन्होंने हमसे 4 गुने पैसे ले लिए, लेकिन जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत सस्ते में। तो ये भी हमें समझना है, इसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कितने लोग, कितने एंटरप्रेन्योर है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अपने फैशन डिजाइन से, अपनी डिजाइन से हम सिखाते हैं कि ऑनलाइन को कैसे डिजाइनिंग किया जाता है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो। और जो एक दूसरा सवाल आया था कि कोरोना के बाद क्या, कोरोना की क्या बात क्या, अगर कोरोना ठीक हो गया तो हम जीत गए कोरोना, फिर दुनिया चल पड़ेगी। और दुनिया में तो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी दी पड़ी, खाली देखने वाला चाहिए, विजनरी चाहिए, जो विजुअलाइज कर सके कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं बनाना चाहता हूँ। उसमें रिस्क जरूर है, शायद इस महीने में कम कमाऊंगा, दूसरे महीने में ज्यादा कमाऊंगी, 10वें महीने में और ज्यादा कमाऊंगी। ये सोच की बात है, उसे हमें एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, इसके बारे में हम आगे और भी बात सकते हैं। मैम एक और लास्ट सवाल लेते हैं के लिए कि हिंदुस्तान में काफी लोगों को रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं होता है और बारिंग अ फ्यू कम्युनिटीज मोस्ट इंडियन विद सिक्योर जॉब, तो एक कॉमन मैन को ये फियर ओवरकम कैसे करना है? अगर आप कहें तो मैं चाय पी लूं। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इन इंडिया वी हैव अ लेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आई एग्री वेरी मच विथ यू। फिर मैं जाऊंगी सोशलाइजेशन पैटर्न में, फिर मैं जाऊंगी हमारे एजुकेशन पैटर्न में, लेकिन सोशलाइजेशन पैटर्न में जाऊं तो हम कितनी बार कहते हैं थ्योरी से हुआ नहीं, क्योंकि दुनिया खराब है। बच्चा अगर चलना सीखता है और गिर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, अरे खड़े होकर जमीन को मार दो, जमीन ने गिरा दिया मेरे बेटे को, कहते हैं, खुद को नहीं देखते। तो हमारे सोशलाइजेशन पैटर्न में एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी, जिसे कहते हैं गोल सेटिंग एबिलिटी, जिसे कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेकिंग एबिलिटी, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हम बढ़ने देते नहीं। हमारे समाज में हम कहते हैं राजा कौन है, जो मम्मी पापा की सारी बातें माने। मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी बेटी है, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, मैं जो कहती वो करता है। अब आदर्श वो होते हैं जो अपने आप गोल सेट करते हैं, अपने आप गोल को पाने के लिए उस पर कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटीज करते हैं। उस गोल को सेट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी का यहाँ मैं चाहूंगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान दोनों कंट्रीज में हालत की आप सब जानते हैं, पूरा देश खत्म हो गया। आज उस वक्त हिंदुस्तान में हमने कोई वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया, हम तो यही मस्ती में खाते पीते थे, आराम से खाना है, सोना है। आज हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, जर्मनी और जापान इसलिए डेवलप कंट्रीज है क्योंकि उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, दूसरे में अगर हम कहते हैं कैम छो, मजा से आराम, हम क्या कहते हैं, आराम है। ये हमें साइकोलॉजिकली आराम करना है, जितना मिलता होना लेने का। हमारे धर्म ने कहा लालच नहीं करने का, लेकिन धर्म ने ये नहीं कहा है कि अपने आप को आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हमने उसका इंटरप्रिटेशन करके हमारे समाज में लोगों
सेल्फ रिलायंट की तरफ ले जाना बंद किया है। यहाँ तो मैं एक और कमेंट दूंगी, शायद आपको पसंद ना आए, कि भाई अब तो एजुकेशन में भी हम बच्चों को अपने आप भी नहीं पढ़ने देते, सेक्शन से ट्यूशन में रख देते हैं कि जा, तेरे से स्कूल में नहीं पढ़ा गया, तेरी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा है, तो तू जा ट्यूशन में जा। दैट मीन्स तो तू पढ़ जाए, तो तू पास हो जाए। अपने आप कुछ करना ही नहीं, रिस्क तो लेना ही नहीं है। मुझे अच्छा नहीं आता है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मुझे नहीं लेना है, तो ट्यूशन में जाओ। अब सोचिए ये रिस्क टेकिंग हमारे यहाँ क्यों कम, और इसीलिए हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम। बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगी जिसने ये सवाल पूछा है वो जबरदस्त रिस्क लेके एक एंटरप्रेन्योर बन के दिखाए, बड़ा मजा आ जाए। ये टेकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप किया जाए और वो फियर को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए ये एक जादू की छड़ी नहीं जो हम लोगों ने, सी वी आर ऑलवेज टेलिंग स्टोरी, एक था राजा, एक थी रानी, उसको फिर बच्चा नहीं होता था, फिर बच्चा हो गया, फिर राजा ने बोला तू मेरे लिए कमल ले आ, तो सोने का कमल 7 समंदर पार होके ले आ, 7 समंदर पार, और जब पार लेके आएगा तो बाजू वाले राजा के बेटे के साथ तेरी शादी करा दे, आजे बाजे राजे के साथ। अब वो राजा का बेटा जाता है समंदर पार, रास्ते में बहुत परेशानियां होती है, वो ला नहीं सकता है कमल, तो अचानक वापस लौटने का विचार करता है, तो उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो कहती है अरे बेटा तू मिला है, तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे कमल लिवा दूंगी, मेरा काम कर दे, ये जादू की छड़ी और कमल लेके आ, तू घर पहुंच जा। राजा के बेटा वो बुढ़िया के लिए काम करता है, बुढ़िया उसे जादू की छड़ी देती है, राजा का बेटा कमल ला के राजा को देता है, राजा की बेटी से शादी करता है, एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये हमारी सोच, हमारी स्टोरीज की बातें हैं जिसमें हम तरह से कैसे अपने आप काम करना ये नहीं सीखा, और इसीलिए मैं कहूंगी कि इसे बनाने के लिए हमें अपने आप के साथ काम करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने सेल्फ एनवायरमेंट के लिए तैयार करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तैयार करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार करना है, ताकि हम एंटरप्रेन्योर बन सके। और एंटरप्रेन्योर वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप अपना गोल सेट करता है और अपने आप गोल को पाने का कार्य करता है। और ये जो फ्रीडम होता है कि अपने आप में करना, अपने जीना, ये बहुत बड़ा। तो कैसा लगा आपको ये सोचना कि हमने इतने एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए और आज ये सारे कोर्स हमारे सब देशों में हम रेप्लिकेट कर रहे हैं? तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि हमको ये करना है, तो हम चाहते हैं ऑनलाइन एक छोटा सा कोर्स आपको दें, 7 दिन का, 8 दिन का, एक डिजाइन कि भाई हम ऐसे बैठे, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि आप में एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज कैसी है, आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, बन सकते हो तो कितनी क्वालिटीज है, आप पसंद जानना चाहोगे ना आपने कितनी क्वालिटीज है, तो हम आपको ये बताएंगे उस क्वालिटीज को कैसे सुधारना है। फिर प्रोडक्ट क्या होती है, सबसे पहले जो सफल उद्योगपति होता है उसको प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, और वो प्रोडक्ट कैसे की जाए, उसे मार्केट में कैसे बेचा जाए, उसके लिए कैसे काम किया जाए, ये हम जरूर सिखा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो चाहती हूँ, मैंने किताब लिखी है चाहती हूँ कि हमारे देश की एक एक महिला अगर एंटरप्रेन्योर बनती है तो हमारे देश का भविष्य का हर बच्चा बनता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 30 सालों से हम लोगों ने इतने एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए, उनके बच्चे अभी उनके बिजनेस के साथ जुड़े, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक व्यक्ति अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो बहुत सारे व्यक्ति बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर, एंड स्पेशली व्हेन मदर बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर, चिल्ड्रन बिकम। तो आप बताएं अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट, 8 दिन का 10 दिन का कोर्स डिजाइन करके आपके पास आते हैं और शुरू करते हैं पिछले वीक में या उसके बाद वाले वीक में, जैसे
and that could be for men and women both. आप बताएं, हमारे पास बहुत मटेरियल है, हम हिंदी में मटेरियल बनाएं, इंग्लिश में बनाएं, दोनों में शायद बनाएंगे, आपको हम देते जाएंगे, भेजेंगे, आप डाउनलोड करोगे, उस पर काम करोगे, मैं आपका होमवर्क देखूंगी और ये श्योर कहूंगी कि 10 दिन का या 8 दिन के बाद आप जरूर मेरी तरह सोचना तो शुरू करोगे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर 5 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट जरूर दूंगी या दूंगा। और कमाऊंगा, जब मैं 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ तो मैं खुद भी कमाने की बात, कमाना इज अ सेकेंडरी योर सक्सेस। तो एंटरप्रेन्योर बनिए, एक अच्छी प्रोडक्ट लेके सफल हो, पैसे तो आने ही। तो एंटरप्रेन्योरशिप में रोल अलग होता है, जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी उसके हिसाब से जॉब होता है, कोई 50,000 दो तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर में 50,000 कमाने के लिए मैं क्या, मैं तो 5 लाख के लिए तैयार हूँ, ये सोचो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस सोच के साथ इस लॉकडाउन के दिन हम कुछ मन को तरह से उड़ने के लिए छोड़ रहे हैं और आपकी उस उड़ान में एंटरप्रेन्योर बनने में मेरा साथ आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू यू, बी सेफ, टेक केयर।